तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज का ये जो वीडियो है वो अपना सेट 6 होने वाला है। इससे पहले हम सेट 1 2 3 और लेके मतलब कुल मिला के 4 नहीं 5 तक कर चुके हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 सेट कर चुके हैं। 5 सेट का मतलब समझते हो, हमने कुल मिला के अभी तक 125 क्वेश्चन कर चुके हैं और उन सभी का जो सेट का वीडियो है ना, वो मैंने प्लेलिस्ट बना के चैनल पे ऐड कर दिया है। तो आप जाके हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। 125 क्वेश्चन का पूरा एक प्लेलिस्ट बना रखा है। ये अपना अगला सेट है, जो सेट 6, जिसमें हम अगले 25 सवाल करेंगे और जो कि बहुत ही बेहतरीन सवाल होने वाले हैं अपने परसेंटेज चैप्टर के। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, और कुर्सी की पेटी बांधने के बाद अगर आपको चाहिए इसका पीडीएफ भी, तो उसका भी मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में। वो वहाँ पर जाके आप वहाँ पे इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अब आगे चलते हैं। देखो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे। 10,000 इन द नेक्स्ट ईयर हिज इनकम। पहले क्वेश्चन में इतना बड़ा झोल। देखो आप इंग्लिश में देखोगे ना, यहाँ पे तो क्वेश्चन में थोड़ा बहुत अधूरा अधूरा सा दे रखा है, लेकिन हिंदी में जब देखोगे ना तो पूरा क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे हिंदी में पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति की मासिक आय 12,000 रुपये थी और मासिक खर्चा 10,000 रुपये था। ठीक है, अगले वर्ष उसकी आय में 12% और खर्चे में 5% की वृद्धि हुई। उसकी बचत में वृद्धि की प्रतिशत ज्ञान कीजिए। देखो यहाँ पे क्या बोला है, एक व्यक्ति है, उसकी जो मंथली इनकम है ना वो 12,000 रुपये है। उसकी मंथली इनकम कितनी है? 12,000 रुपये, जिसमें से वो 10,000 रुपये खर्च कर देता है। भाई मुझे नहीं लगता आपको ये बार बार बताने की जरूरत पड़ेगी कि जो इनकम होता है वो एक्सपेंडिचर जमा सेविंग के बराबर होता है। भाई इनकम मतलब जो भी आप कमाते हो उसमें से कुछ आप एक्सपेंडिचर करते हो। एक्सपेंडिचर मतलब खर्च करते हो, और फिर जो भी बच जाता है उसको आप सेव करते हो, गुल्लक में रखते हो अपने फ्यूचर में यूज़ करने के लिए, फ्यूचर जो भी आपके ड्रीम होंगे। तो कुछ हिस्सा उसका एक्सपेंड करते हो और फिर बाकी जो बच गया उसको सेव करते हो। तो 12,000 रुपये उसके वेतन है, 12,000 रुपये वो कमाता है हर महीने, जिसमें से 10,000 रुपये वो क्या करता है, मासिक खर्च मतलब मंथली उसका एक्सपेंडिचर क्या है, 10,000 रुपये के बराबर है। तो बाकी के जो बचे 2,000 रुपये, 2,000 रुपये उसकी सेविंग हो जाएगी। यही तो इसमें दे रखा है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही वाला डाटा आएगा। अब देखो 3 जीरो से 3 जीरो मैं काट सकता हूँ, यहाँ पे रेशो ले सकता हूँ मैं। और अगर मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 5, और यहाँ पे प्लस में 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोल रखा है सवाल में, देखो यहाँ पे हमने रेशो ले लिया, अब हमारे लिए और आसान हो जाएगा। अब आगे बोल रखा है हिज इनकम इज इंक्रीज बाई 12%। उसकी जो इनकम है वो 12% इंक्रीज हुई है ना। मतलब इनकम तो अपना 6 है, उसका 12%। देखो 12% इंक्रीज करने में ना 6 का वहाँ पे पॉइंट ही में आ जाएगा, फिर 0.72 आएगा। लेकिन यहाँ पे मैं जब दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, तब परसेंटेज में इंक्रीज करने में कोई बाधा नहीं आएगी। तो जब मैं इसको 12% बढ़ाऊंगा तो कितना बढ़ेगा, 12 6 72। भाई परसेंटेज से अपना दो जीरो कट जाएगा, 12 6 72, तो कितना बढ़ेगा अपना इनकम, 72 रुपये बढ़ेगा, अगर 12% उसको बढ़ाया जा रहा है। और क्या बोला जा रहा है, हीज एक्सपेंडिचर बाई 5%, और उसका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना परसेंट बढ़ाया जा रहा है, 5%। इसका मतलब 500 का 5% बढ़ाया जा रहा है। देखो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 5 जो 25, इसका मतलब उसके एक्सपेंडिचर में कितनी बढ़ोतरी की गई है, 25 रुपये की। अगर 72 रुपये उसकी इनकम बढ़ रही है, जिसमें से 25 रुपये एक्स्ट्रा उसके एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं, तो सेविंग कितने बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे ये वाली जो चीज़ें होती है ना, यहाँ पे जो भी आएगा सेविंग, इन दोनों को प्लस करके ये अपना इनकम आता है यहाँ पे। ठीक है, तो 25 रुपये तो उसकी एक्सपेंडिचर बढ़ी है, तो बाकी के बचे उसकी सेविंग बढ़ेगी। अब मैं इसमें से अगर 25 रुपये माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा अपना 47। इसका मतलब 47 रुपये उसका सेविंग बढ़ेगा। तो मुझे क्या बताना है, सवाल में आंसर में क्या पूछ रखा है इसने क्वेश्चन में, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इज सेविंग, मतलब उसके सेविंग में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। देखो 100 में अगर 47 रुपये बढ़ाया ना, तो डायरेक्टली वो 47% बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो 100 में डायरेक्टली चेंज आता है ना, वो डायरेक्टली परसेंटेज में आता है। तो 100 में अगर मैं 47 बढ़ाऊंगा तो 47 डायरेक्टली अपना परसेंटेज में ही बढ़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। चलते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द सम ऑफ सैलरीज ऑफ ए एंड बी इज 43,000। ए spent 95% of his salary and B spent 80% of his salary if their saving are the same। देखो सेविंग आर द सेम, यही इस सवाल का मूल मंत्र है। ठीक है, मतलब मेन पॉइंट यहीं पर आता है। इसी की वजह से हमारा जो सवाल है ना इतना इजी हो गया कि प्री लेवल से भी ये नीचे पहुंच गया ये वाला सवाल। व्हाट इज ए सैलरी, मुझे ए की सैलरी बतानी है। देखो द सम ऑफ सैलरी ऑफ ए एंड बी जो है वो 43,000 है। अभी इसका काम नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पे देखो ए जो है वो 95% अपनी सैलरी का स्पेंड कर देता है, और बी जो है वो 80% सैलरी का स्पेंड कर देता है। लेकिन उनका जो सेविंग है ना वो बराबर है। जो सवाल में बोला है उसी को मैं यहाँ पे एक्शन कर देता हूँ, एक्शन में।
भाई अगर ए 95% अपनी सैलरी का खर्च कर देता है तो बाकी के 5% अपनी सैलरी का सेव करेगा। और यहाँ पे यही बोल रखा है ना, दोनों का जो सैलरी, दोनों का जो सेविंग है वो सेम है, तो मैं ए का सेविंग और बी का सेविंग बराबर कर दूंगा, तो वहां से मुझे ए और बी के रेशो मिल जाएगा, उनका जो सैलरी होगा उसका रेशो मिल जाएगा। फिर वहां से मेरा ये वाला डाटा यूज करके मैं अपने सवाल को अंजाम दे दूंगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, ए जो है अगर वो अपनी सैलरी का 95% यूज करता है तो कितना परसेंट सेव करता होगा, 5% सेव करता होगा। और ए का सेविंग बी के सेविंग के बराबर है। अगर बी जो है वो 80% खर्च करता है अपनी सैलरी का, तो 20% वो सेव करता होगा, तो 20% ऑफ बी जो है अपना 5% ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, क्योंकि यहाँ से मुझे रेशो मिल जाएगा, ये रेशो बी का, तो 5 से चल जाएगा 4 बार में, ठीक है। जब मैं ये बी को यहाँ लेकर आऊँगा तो ए अपॉन बी, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 4/1। तो ये हो गया अपना ए रेशो बी आ गया। अब सवाल में क्या बोल रखा है, द सम ऑफ सैलरीज ऑफ ए एंड बी इज 43,000, मतलब इन दोनों का अगर मैं सम करूँ ना, जो कि 5 यूनिट आ रही है, उसी 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है सवाल में 43,000 रुपये, ठीक है। अब मुझे फाइंड करना है व्हाट इज ए सैलरी, मतलब ए की सैलरी तो 4 यूनिट है, तो मुझे 4 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो अगर मैं इस 5 को यहाँ नीचे ले जाऊंगा तो मुझे 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर मैं उसकी 4 की मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों तरफ, तो मुझे 4 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि 4 यूनिट अपना ए की सैलरी है और मुझे यही चाहिए। तो जब मैं इसको 5 से डिवाइड करूँगा, 5 8 जो 40, 5 6 जो 30, 8600 आ रहा है। ये 1 यूनिट की वैल्यू आई है, मुझे 4 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो मैं इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आएगा 8 4 जो 32 और 6 4 जो 24, मतलब 2400 और 3200 प्लस करेंगे तो 34,400। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। 32,000 और 2400, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। A man spent 20% of his monthly salary on food and 1/4 of the remaining salary on charity। ये भी अच्छा सवाल है ना। यहाँ पे देखो किस तरीके से यूज होगा। If he save rupees 9600 per month which is equal to the half of the balance after spending on food and charity then his monthly salary is। देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, एक जो आदमी है, एक व्यक्ति है जो 20% अपनी मंथली सैलरी का वो फूड पे खर्च कर देता है। देखो मुझे नहीं पता उसकी सैलरी है कितनी, तो मैं मान के चलूंगा कि उसकी सैलरी अपने आप में अभी 100% होगी, जिसमें से वो 20% किस पे खर्च कर देता है, फूड पे खर्च कर देता है। 20% वो फूड पे खर्च कर देता है। अब 100 का 20% 20 ही होता है, तो यहाँ पे डायरेक्टली 20 माइनस कर दूँ तो 80 रुपये बचा, ठीक है। अब 80 बचा। 1/4, अब आगे देखते क्या बोला है, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग सैलरी ऑन चैरिटी। भाई रिमेनिंग सैलरी तो अब 80% बची ना, उसका 1/4, उसका 1/4 मतलब 1/4 से उसकी मल्टीप्लाई कर दो, कितने बार में जाएगा 20 बार में। इसका मतलब 80% का 20%, 80% में से 20% वो चैरिटी पे खर्च कर देता है। तो 80% में से जब मैं 20% माइनस करूंगा तो कितना आएगा अपना 60%। अब उसके पास 60% बचा है चैरिटी और फूड पे देने के बाद। If he save 9600 per month which is equal to the half of the balance after spending on food and charity। अगर वो 9600 सेव करता है, जो कि क्या है, विच इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द बैलेंस। भाई बैलेंस तो ये बचा है ना फूड और चैरिटी पे स्पेंड करने के बाद, यहाँ पे बोल रखा है ना विच इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द बैलेंस आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड एंड चैरिटी, मतलब फूड एंड चैरिटी पे स्पेंड करने के बाद जो अमाउंट बचा है ना उसका हाफ। अब 60 का हाफ कितना होगा अपना 30%। 30% की वैल्यू यहाँ पे 9600 दे रखी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा हो तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, ठीक है। मैं क्वेश्चन को भी बार बार कम से कम 4 5 बार रिपीट कर देता हूँ सवाल को पूरा कराते कराते तक। तो यहाँ पे 30% की वैल्यू दे रखी है 9600। मुझे क्या फाइंड करना है, देन हीज मंथली सैलरी। मंथली सैलरी मतलब मुझे 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो यहाँ से 1% की वैल्यू मिल जाएगी बिल्कुल, अगर मैं 30 से इसको डिवाइड करूँगा, भाई 0 से तो 0 कट गया, और 3 3 9, 3 2 6, और यहाँ पे 0, तो 1% की वैल्यू क्या आ गई 320। मुझे चाहिए अपने 100% की वैल्यू, तो मैं इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 32,000 ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। इसी के साथ हम अगले सवाल पे चलते हैं। X salary is increased by 20% and then decreased by 20%, then what is the change in the salary। देखो ये वाला जो अपना सवाल है ना, ये सक्सेसिव परसेंटेज का सवाल है। सक्सेसिव परसेंटेज में क्या होता है, कोई भी एक नंबर है जिसको मैं पहले x% से इंक्रीज करता हूँ, फिर मैं y% से इंक्रीज करता हूँ, तो इनका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। जो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, x प्लस में y प्लस में XY/100। लेकिन एक यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है। कंसेप्ट क्या, उसी फॉर्मूले से निकल के आया ये, जब भी मैं किसी भी संख्या को 20% से ही बढ़ा रहा हूँ, मतलब सेम परसेंटेज से ही बढ़ा भी रहा हूँ और उसी सेम परसेंटेज से घटा भी रहा हूँ, तो उसका एक अलग फॉर्मूला बन जाता है जो कि -(x²/100) होता है। अब ये -(x²/100) कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, अलग से आपको याद करने की जरूरत है नहीं, इसी में से आया एक्चुअली। एक्चुअली यहाँ पे देखो
इंक्रीज बाई 20%, डिक्रीज बाई 20%। यहाँ पे जो x है वो y के बराबर ही तो है, बस यहाँ पे माइनस वाई है भाई। अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो प्लस का x है ना। और y भी तो अपना 20% है, बस वो डिक्रीज किया गया है ना। यहाँ पे ये 20% पहला वाला होता है, ये दूसरा वाला अपना 20% होता है ना। मतलब दूसरा वाला वैल्यू जो दिया रहता है बढ़ा के। तो यहाँ पे ये प्लस का दिया गया, यहाँ पे माइनस का दिया गया है। भाई कुल मिला के x जो है वो y दोनों बराबर ही है, बस क्या है y मेरा माइनस का है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। y जो है, x जो है वो y के बराबर ही है, लेकिन वो माइनस के बराबर है। तो इसको y की जगह मैं माइनस एक्स लिख सकता हूँ। इसका मतलब x माइनस में x और प्लस में x इंटू में माइनस में x। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, जो x है यहाँ पे y के बराबर ही है, बस माइनस का है ये। ठीक है, तो मैं y को माइनस एक्स लिख सकता हूँ और यहाँ पे 100 आ जाएगा। अब देखो x x कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा अपना माइनस का एक्स स्क्वायर बटे 100। तो मैंने इस फॉर्मूला का डेरिवेशन भी आपको करा दिया, हालांकि जरूरत थी नहीं, लेकिन तब भी आपके दिमाग में अब हमेशा के लिए बैठ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेम ही परसेंटेज से इंक्रीज किया गया, सेम परसेंटेज से डिक्रीज किया गया, तो यहाँ पे मेरा ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो एक्स स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर कितना होता है अपना 400, और यहाँ पे माइनस क्या शो करता है, माइनस शो करता है कि वो वैल्यू डिक्रीज होगी। ठीक है, और नीचे 100 से जब मैं डिवाइड कर दूंगा तो 4% से वो डिक्रीज होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसकी सैलरी में कितना चेंज आएगा, 4% से वो डिक्रीज कर जाएगी, इंक्रीज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल पे चलते हैं इसी के साथ। द सम ऑफ सैलरीज ऑफ ए एंड बी इज 42,000। देखो ये उसी से रिलेटेड सवाल आ गया जो अभी हमने किया था क्वेश्चन 2 में, और वो क्वेश्चन 2 की तरह ही है ये बिल्कुल। यहाँ पे क्या बोला गया, द सम ऑफ सैलरी ऑफ ए एंड बी इज 42,000 इफ ए स्पेंड 75% ऑफ हिज सैलरी एंड बी स्पेंड 90% ऑफ हिज सैलरी, देन नाउ देयर सेविंग आर द सेम, देन व्हाट इज बी सैलरी। देखो यहाँ पे बोल दिया ना, नाउ देयर सेविंग आर द सेम, उनका सेविंग जो है वो सेम है, तो मैं बस उनकी सेविंग को सेम कर दूंगा। अगर ए जो है वो अपनी सैलरी का 75% स्पेंड करता है तो 25% सेव करता होगा। तो ए का 25% जो कि ये क्या है, ए का सेविंग है, बी के सेविंग के बराबर कर दूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है ना नाउ देयर सेविंग आर सेम। तो जैसा जैसा सवाल में बोला है वैसे ही हमें करना होता है, और फिर कैलकुलेशन हमारे हाथ में होती है किस तरीके से हम करते हैं उसको, इजी तरीके से, कॉम्प्लेक्स तरीके से। अब जो ए का सेविंग है वो मैं बी के सेविंग से बराबर कर देता हूँ। अगर बी 90% अपनी सैलरी का खर्च करता है तो वो 10% सेव करता होगा। इसका मतलब बी की जो सेविंग है वो कितना आ गई, बी की सैलरी की 10%। तो ये दोनों बराबर है, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 5 से 5 बार में चल जाएगा, 5 से 2 बार में चल जाएगा। तो यहाँ से ए रेशो बी कितना मिल जाएगा, जब मैं यहाँ से बी को नीचे ले आऊँगा, 5 को नीचे यहाँ पे लाऊंगा, तो ये 2/5। तो मतलब ए रेशो बी मेरा क्या हो जाएगा, 2/5। और फिर अब इस पहले वाले डाटा का हमें काम लगेगा। द सम ऑफ सैलरी ऑफ ए एंड बी जो दे रखा है वो 42,000 दे रखा है। इसका मतलब ये दोनों यूनिट को जब मैं प्लस करूँगा, जो कि 7 यूनिट आ रही है, इसी की सवाल में वैल्यू दे रखी है 42,000। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है, व्हाट इज बी सैलरी। मुझे बी की सैलरी मतलब मुझे 5 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो 7 से ये चल जाएगा 6,000 बार में, बिल्कुल चल जाएगा। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 6,000। मुझे फाइंड करनी है 5,000, 5 यूनिट की वैल्यू। तो मैं इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों तरफ, तो मुझे 5 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी, 6 5 जा 30। इसका मतलब 30,000। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे अपना बी की सैलरी कितनी है, 30,000। तो अगले सवाल पे चलते हैं। Rahul's salary is 50% more than Rohit's salary. If Rahul saves rupees 2250 रुपए, which is 8% of his salary, then what is Rohit's salary? देखो यहाँ पे सवाल में क्या बोला है, जो राहुल की जो सैलरी है ना वो रोहित की सैलरी से 50% ज़्यादा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है प्लस का 1/2। यहाँ पे मोर बोल रखा है ना, इसलिए मैंने प्लस का 1/2 रखा है। इसका मतलब अगर राहुल, और यहाँ पे रोहित लिख देता हूँ, ठीक है। अब राहुल की जो सैलरी है वो 50% ज़्यादा है रोहित से। इसका मतलब अगर रोहित की सैलरी 2x है ना, तो राहुल की उससे एक ज़्यादा क्या है, 3x हो जाएगी। तो ये क्या दर्शा रहा है कि जो राहुल की सैलरी है वो 50% ज़्यादा है रोहित की सैलरी से। इफ़ राहुल सेव्स 2250 विच इज़ 8% ऑफ हिज सैलरी। अगर जो राहुल है वो 2250 रुपये सेव करता है, जो कि उसकी सैलरी का 8% है। उसकी सैलरी कितनी है, 3x। अभी तो मुझे पता नहीं एक्स की वैल्यू मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है, फिर वहाँ से मुझे रोहित की सैलरी पता चल जाएगी जब मैं यहाँ पे एक्स की मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, तो मुझे यहाँ से पता चल जाएगा। तो उसकी सैलरी अभी कितनी है, अभी तो उसकी सैलरी 3x है ना, मुझे तो पता नहीं उसकी एग्जैक्ट सैलरी कितनी है, 3x है उसकी सैलरी। तो 3x जो कि उसकी सैलरी है 3x, उसका 8% ही वो सेव
सेव करता है और 8% सेव कितना करता है, 2250 रुपये। तो ये उसकी 8% की वैल्यू है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, व्हाट इज रोहित सैलरी, मुझे रोहित की सैलरी फाइंड करना है। इसका मतलब मुझे 2x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली केवल x की वैल्यू फिर बाद में 2 से मल्टीप्लाई करके नहीं फाइंड करूँगा। देखो मुझे इस वाले चीज़ को 2x बनाना है क्योंकि मुझे 2x चाहिए यहाँ पे। तो मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा। 4 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा दोनों तरफ, जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये कितने बार में चल जाएगा, 2 बार में। और ये वाले जो 3 है इसको मैं यहाँ नीचे भेज दूंगा, तो यहाँ पे ये 3 आ जाएगा। तो अब ये यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 2x बचा है और 2x ही मुझे चाहिए क्योंकि सवाल में बोला है व्हाट इज रोहित सैलरी, रोहित की सैलरी अपनी 2x है। तो मुझे डायरेक्टली यहाँ पे 2x मिल जाएगा जब ये इस वाली चीज़ को 4 3 या 12 से डिवाइड कर दूंगा। अब ये कितने बार में जाएगा, देखो 12 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, 12 1 जो 12, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा, 105 बचा, 12 8 जा 96, फिर कितना बचा अपना 40 बचा। देखो 12 1 जा 12 बचा, फिर यहाँ पे 10, 105, 12 8 जा 96, फिर यहाँ पे 90 बचेगा, ठीक है, 40 नहीं बचेगा, 90। तो 12 7 जा 84, फिर कितना बचा अपना 60। तो 12 5 जा 60, मतलब 18,750। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा कैसे किया है आपने। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या बोल रखा है, अ पर्सन कुड सेव 20% ऑफ हिज इनकम, अ ईयर लेटर हिज इनकम इंक्रीज बाई 25%, बट ही कुड सेव द सेम अमाउंट ओनली एज बिफोर, बाय व्हाट परसेंटेज हैज हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज। देखो ये तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, इनकम जो है वो एक्सपेंडिचर जमा सेविंग के बराबर होता है। मतलब जो भी वो कमाता है उसमें से कुछ वो एक्सपेंड करता है और फिर जो बाकी क्या बच जाता है उसमें से वो सेव कर लेता है। अब एक पर्सन है जिसकी जो सेविंग है वो उसके इनकम का 20% है। इसका मतलब अगर उसकी इनकम 100 रुपये होगी ना तो उसमें से 20%, मतलब 100 का 20% 20 ही होता है, तो 20 रुपये वो क्या करता है, सेव करता है। तो बाकी के बचे वो खर्च करता होगा, तो 80 रुपये उसका क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। अब एक साल बाद हिज इनकम इंक्रीज बाई 25%, उसकी जो इनकम है वो 25% इंक्रीज हो जाती है 1% एक साल बाद, ठीक है। 100 का 25% 25 ही होता है, तो उसकी जो इनकम है वो 25% यहाँ पे बढ़ जाती है। बट ही कुड द सेम अमाउंट ओनली एज बिफोर, लेकिन वो जो सेव करता है ना वो सेम अमाउंट करता है जो वो पहले करता था। इसका मतलब पहले अगर वो 20 रुपये सेव करता है ना तो आज भी वो केवल 20 ही रुपये सेव करता है। इसका मतलब उसकी सेविंग में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। इसका मतलब ये जो यहाँ पे इनकम में बढ़ाया गया ना वो पूरा का पूरा उसके एक्सपेंडिचर में चला गया। इसका मतलब उसका एक्सपेंडिचर कितने से बढ़ गया, 25 रुपये से बढ़ गया, क्योंकि सेविंग में कुछ बढ़ोतरी की गई नहीं। तो टोटल जो इनकम यहाँ पे बढ़ाया गया है वो टोटल उसके एक्सपेंडिचर में चला जाएगा बढ़ के। मुझे यही पता करना है, बाय व्हाट परसेंटेज हैज हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज, मतलब उसका एक्सपेंडिचर कितने परसेंट से इंक्रीज हो गया। देखो 25 रुपये इंक्रीज हुआ है 80 रुपये के एक्सपेंडिचर में, तो 80 रुपये अपना यहाँ पे बेस आ जाएगा। अब दोनों कट रहा है, 5 से 5 बार में जा रहा है, 5 से 16 बार में जा रहा है, तो मुझे 5/16 इसका फ्रैक्शन वैल्यू मिल गया। अब इसी को मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। देखो 1/16 में जानता हूँ, अब आपको बार बार ना ऐसे 100 से मल्टीप्लाई कर करके परसेंटेज की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, ऐसे 4 से डिवाइड करके नहीं करनी। 1/16 की वो जो परसेंटेज वैल्यू है हम जानते हैं, पहली क्लास में मैंने पढ़ा रखा है, पूरा परसेंटेज चैप्टर मैंने यूट्यूब पे कवर किया कर रखा है, जो कि 15 वीडियोस में है ना, लगभग 16-17 घंटे में पढ़ा है, पूरा एकदम बेसिक से पढ़ा है, जीरो से एकदम हीरो लेवल तक। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जाके देख लो। हालांकि अगर आपके कंसेप्ट अच्छे से स्ट्रॉन्ग है तो मैं रिकमेंड करूँगा आप इन पूरी जो मैं क्वेश्चन की सीरीज़ करा रहा हूँ इसी को फॉलो कर लो। यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन करवाऊंगा ना कि आपको फिर ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी दूसरे मॉक टेस्ट वगैरह लगाने के। मॉक टेस्ट लगा लेना दूसरे PYQs लगाने के, ठीक है। तो यहाँ पे 1/16 की अपनी जो परसेंटेज वैल्यू होती है 6.25 होती है परसेंटेज में। अब मुझे फाइंड करना है 5/16, इसका मतलब मैं 5 की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5/16 मुझे मिल जाएगा। 5 से 30 और 25 पंजे 125, मतलब 31.25% मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। भानु स्पेंड 20% ऑफ हिज सैलरी ऑन रेंट, 10% ऑन स्टेशनरी, 14% ऑन ट्रांसपोर्ट, 18% ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड द बैलेंस ऑफ ₹1520 ऑन रिमेनिंग आइटम। व्हाट इज़ द मंथली सैलरी ऑफ भानु। देखो ये सवाल उसी की तरह है जब अभी हमने कुछ एक सवाल किया था इससे रिलेटेड, है ना। यहाँ पे ये वाला जो सवाल है, भानु जो है वो स्पेंड करता है 20% फूड पे, फिर 1/4 ऑफ द रिमेनिंग। बट यहाँ पे क्या चेंज था कि यहाँ पे रिमेनिंग वाला कंसेप्ट आ गया, है ना। मतलब जो भी उसका बच जाएगा उसका रिमेनिंग वो उस चीज़ पे खर्च करता है, चैरिटी पे। लेकिन यहाँ पे रिमेनिंग वाला कोई कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली दे रखा है कि जो भानु है 20% खर्च करता है रेंट पे, 10% खर्च करता है स्टेशनरी पे, 14% ट्रांसपोर्ट पे, 18% इलेक्ट्रिसिटी पे, और जो भी बैलेंस उसका बच जाता है इन सब खर्च के बाद
1520 रुपये बच जाता है। तो मुझे वहाँ पे पता करना है सैलरी कितनी है मंथली उसकी। देखो यहाँ पे कोई रिमेनिंग वाला कंसेप्ट नहीं दे रखा, तो मैं डायरेक्टली सभी वैल्यूज़ को यहाँ पे ऐड कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा उसने कितना % टोटल खर्च किया अपनी सैलरी का इन जो भी खर्चे हैं, रेंट, स्टेशनरी, ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी पे। भाई 20% वो खर्च करता है अपनी सैलरी का रेंट पे, फिर 10% वो खर्च करता है स्टेशनरी पे, फिर 14% वो खर्च करता है अपने ट्रांसपोर्ट पे, फिर 18% वो खर्च करता है इलेक्ट्रिसिटी पे। तो इतना तो वो टोटल अपनी सैलरी का खर्च करता है। उसकी सैलरी कितनी होगी 100%, तो 100% में से टोटल माइनस कर दूंगा, तो पता चल जाएगा उसने टोटल कितना खर्च किया और खर्च करने के बाद उसका कितना सेविंग बचा है, बैलेंस बचा है, क्योंकि बैलेंस का ही मुझे रियल वैल्यू दे रखी है ना यहाँ पे। तो देखो 20, 10, 30, 40, 50 और 8, 4, 12, 62%, इसका मतलब टोटल वो 62% खर्च करता है। तो बाकी के बचे 38%, 38% उसका बैलेंस बच गया, और सवाल में इसी 38% की वैल्यू दे रखी है 1520। ठीक है, तो यहाँ से 1520 को मैं इसके बराबर कर दूंगा। और मुझे पूछ रखा है व्हाट इज मंथली सैलरी ऑफ भानु। मंथली सैलरी तो 100% होती है ना, तो 100% की मुझे यहाँ पे वैल्यू बतानी है। अब देखो 19 से 2 बार में जाएगा, 19 टू जो 32, और 19 से 8 152, मतलब 80 बार में जाएगा, तो 2 से ये कितने बार में जाएगा 40 बार में। या यहाँ से 1% की वैल्यू मुझे मिल गई 40, मुझे चाहिए 100% की वैल्यू, तो मैं दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे 100% की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि कितनी आई 4000। तो ऑप्शन नंबर डी 4000 रुपये उसकी मंथली सैलरी है। तो आई होप आपको ये वाला भी सवाल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम अगले सवाल पे चलते हैं। A spent 72% of his income. If his income increases by 28% and his expenditure increases by 25%, what is the percentage increase or decrease in his saving? देखो A जो है ना, अगर वो अपनी सैलरी का, अपनी इनकम का 72% खर्च करता है, भाई हम जानते हैं इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर जमा सेविंग होता है। अगर उसकी इनकम 100 रुपये है ना, तो उसमें से 72 रुपये वो क्या करता है, स्पेंड करता है, तो 72 रुपये उसका एक्सपेंडिचर आ जाएगा, बाकी के बचे 28 रुपये उसकी क्या हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी। इफ़ इस इनकम इंक्रीज बाई 28%, अगर उसकी जो इनकम है वो 28% से इंक्रीज होती है, सो का 28% 28 होता है, तो उसकी इनकम कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 28 रुपये से इंक्रीज हो जाएगी। एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई 25%, और उसकी जो इनकम एक्सपेंडिचर है वो 25% से इंक्रीज करती है। देखो यहाँ पे 100 का 28% तो मैंने एज इट इज़ डायरेक्टली फाइंड कर लिया, लेकिन यहाँ पे 72 का 25% निकालने के लिए मुझे थोड़ी बहुत बाधा आएगी, तो यहाँ पे मैं इसकी जो परसेंटेज है वो फ्रैक्शन से निकाल लेता हूँ। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, तो 72 का 25% निकालने के लिए मैं उसकी 1/4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना आएगा अपना 18 आएगा। इसका मतलब उसके एक्सपेंडिचर में कितना बढ़ा, 18 रुपये बढ़ा है, तो उसके एक्सपेंडिचर में कितना बढ़ा है, 18 रुपये बढ़ा है। देखो अगर इनकम उसकी 28 रुपये बढ़ी है, एक्सपेंडिचर उसका 18 रुपये बढ़ा है, तो जाहिर सी बात है उसकी जो सेविंग है 10 रुपये बड़ी होगी ना, क्योंकि ये जो एक्सपेंडिचर जमा सेविंग होता है ये हमेशा अपने इनकम के बराबर होता है। तो 28 रुपये 18 + 10 होगा। अब मुझे क्या बताना है, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन हिज सेविंग, उसके सेविंग में कितना % बढ़ा या फिर घटाया गया है। देखो डिक्रीज तो हुआ नहीं है, 10 रुपये बढ़ा है, और किस में बढ़ा है, 28 रुपये में, तो 28 रुपये अपना बेस आ जाएगा, और 28 रुपये में कितना बढ़ा है, 10 रुपये बढ़ा है, तो यही अपनी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। अब मुझे इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज में पूछ रखा है। तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। देखो 4 से जाएगा, 4 7 28, और 4 से ही 25 बार में जाएगा, 25 दहा में 250 हो जाएगा, और 250 अगर मैं 7 से डिवाइड करूँगा कितने बार में जाएगा, 7 3 21, कितना बचा अपना 40, तो 7 5 35, और 35 करके एक ही है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो अगर आप सोच रहे हो यहाँ पे आपने क्यों 100 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे फाइंड किया, देखो पिछले वाले सवाल में क्या था, यहाँ पे 1/16 की मुझे स्टैंडर्ड वैल्यू पता थी, लेकिन यहाँ पे 1/28 है ना, फिर 10/28 है, 1/28 की तो मुझे पता नहीं है, 1/ हालांकि 14 की पता है, उसकी अगर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तब भी मुझे पता चल जाएगा। जब मैं उसकी हाफ से मल्टीप्लाई कर दूँ, ऊपर नीचे 2 से मत करो, हाफ से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मुझे पता चल जाएगा 1/28 की परसेंटेज वैल्यू क्या है। लेकिन ऐसे करने में भी आसानी है मेरे को, है ना, उतना हार्ड है नहीं, और आंसर मुझे ईजिली मिल गया, तो ऑप्शन नंबर सी भी इसका करेक्ट हो गया, है ना। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पे। तो इसी के साथ हम अगले सवाल पे चलते हैं। आफ्टर स्पेंडिंग 20% ऑफ हिज सैलरी ऑन ग्रोसरी, ठीक है, एंड 30% ऑफ द रिमाइंडर, ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर वाला कंसेप्ट आ गया, on monthly house rent, a man is left with 8400, what is his monthly salary।
देखो आफ्टर स्पेंडिंग 20% ऑफ हिज सैलरी, इसका मतलब अगर उसकी टोटल सैलरी 100% है तो उसमें से 20% वो ग्रोसरी पे खर्च कर देता है। ठीक है, किस पे खर्च कर देता है, वो ग्रोसरी पे खर्च कर देता है। अब 100 का 20% अपना 20 ही होता है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 20 माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पे कितना बचा उसका 80। अब आगे क्या बोल रखा है, 30% ऑफ द रिमाइंडर। भाई रिमाइंडर तो अपना 80 है ना, तो इसका 30% वो हाउस रेंट पे खर्च करता है। परसेंटेज से दोनों जीरो कट जाएगा, 8 3 24, इसका मतलब 80 में से वो 24 किस पे खर्च कर देता है, रेंट पे खर्च कर देता है। तो बाकी का कितना बचा उसके पास, भाई 80 में से अगर मैं यहाँ पे 24 माइनस करूंगा तो 56 आएगा। ठीक है, अ मैन इज लेफ्ट विद 8400, उसके पास टोटल कितना परसेंट बचा, 56% बचा है। लेकिन रियलिटी में उसके पास कितने रुपए बचे हैं, 8400। तो इसी 56% की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 8400। अब मुझे यहाँ से मंथली सैलरी फाइंड करनी है। मंथली सैलरी मतलब 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, देखो 14 से जाएगा ये दोनों, 14 4 जा 56, 14 6 जा 84, है ना। यहाँ पे ऐसे भी कर लिया करो, दोनों में चीज़ कॉमन क्या है, देखो दोनों में केवल 4 कॉमन है। तो अगर मुझे यहाँ पे 4 बनाना है तो मैं यहाँ पे 14 से डिवाइड करूंगा, तो 14 4 जा 56 और 14 6 जा 84। अब इसी 4 की अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 100% मिल जाएगा। तो मैं दोनों तरफ जब 25 से इसकी मल्टीप्लाई करूंगा, 25 छिक्का 150, 25 छिक्का 150 मतलब 15,000, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है अपना, मोनिका स्पेंड 72% ऑफ हर इनकम इफ हर इनकम इंक्रीज बाय 20% एंड सेविंग इंक्रीज बाय 15%, देन हर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय। देखो ये सवाल भी इजी है। मोनिका अगर अपने सैलरी का, अपने इनकम का 72% स्पेंड करती है, भाई हम जानते हैं इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर जमा सेविंग है, मुझे नहीं लगता इसको बार बार लिखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर उसकी इनकम 100 रुपये होगी तो उसमें से 72% वो खर्च कर देती है। 100 रुपये का 72% मतलब 72 रुपये वो खर्च कर देगी, तो बाकी का बचा वो सेविंग करती होगी, तो 28 रुपये उसकी क्या आ जाएगी, सेविंग आ जाएगी। अब आगे क्या बोला गया सवाल में, इफ़ हर इनकम इंक्रीजेस बाई 20% एंड सेविंग इंक्रीज बाई 15%, देन एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाई। देखो यहाँ पे एक्सपेंडिचर में ये चेंज पूछ रखा है। इससे पहले वाले सवाल में क्या पूछ रखा था, इससे पहले वाले सवाल में उसने पूछ रखा था सेविंग में कितना परसेंट बढ़ोतरी किया गया है और घटाया किया है। लेकिन यहाँ पे पूछ रखा है एक्सपेंडिचर में, तो मुझे यहाँ पे एक्सपेंडिचर में चेंज बताना है। उसकी सैलरी में अगर 20% की बढ़ोतरी की गई है, भाई 100 में 20% जब आप बढ़ाओगे तो डायरेक्टली कितना बढ़ेगा, अपना 20 ही तो बढ़ेगा। ठीक है, एंड सेविंग यहाँ पे ये डिक्रीज कर लेना है, इंक्रीज नहीं होगा, यहाँ पे ये डिक्रीज होगा। ठीक है, एंड हिज सेविंग डिक्रीज बाई 15%, और अगर उसकी सेविंग को मैं डिक्रीज करता हूँ 15% से, नहीं यहाँ पे ये इंक्रीज ही होगा, ये सही है। ठीक है, यहाँ पे ये इंक्रीज ही होगा। ठीक है, और अगर उसकी जो सेविंग है वो 15% से इंक्रीज़ की जा रही है, 15% से मुझे 28 को इंक्रीज़ करना है, क्योंकि उसकी जो सेविंग है 28 है, उसको मुझे 15% से अगर इंक्रीज़ करना है। देखो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, या तो आप ऐसे निकाल लो, लेकिन यहाँ पे मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ। देखो 15% क्या होता है, 10% जमा 5%, यही तो होता है। और 10% निकालना बहुत आसान होता है किसी भी नंबर का, सिंपली उससे आप 10 से डिवाइड कर दो। तो अगर मैं 28 को 10 से डिवाइड करूँगा तो मुझे 10% मिल जाएगा, जो कि कितना आएगा अपना 2.8। इसकी 10% वैल्यू कितनी है, 2.8। अब 10 का ही आधा होता है 5%, तो इसका ही आधा अपना 5% की वैल्यू होगी, जो कि कितना होगा 1.4। तो जब मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो मुझे 15% की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि यहाँ पे कितनी होगी अपनी 8 4 12 और ये 4.2। तो 4.2 जो है 28 का 15% है। तो उसकी सैलरी में उसकी सेविंग कितनी इंक्रीज हुई है, 4.2 से इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ होगा, देखो अगर उसका इनकम 20 रुपये से इंक्रीज हुआ है और उसकी सेविंग 4.2 से इंक्रीज हुआ है, तो बाकी का बचा, यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर जब सेविंग होता है इनकम के बराबर होता है, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ होगा, 15.8 इंक्रीज हुआ होगा, है ना। तभी तो इन दोनों का सम अपने इनकम के बराबर आएगा, तो 15.8 यहाँ पे इंक्रीज हुआ होगा। अब मुझे क्या बताना है यहाँ पे, देन हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई, फिर उसका जो एक्सपेंडिचर है वो कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है ना, क्योंकि सारे अपने आंसर परसेंटेज में है, तो परसेंटेज मुझे फाइंड करना है। 15.8 बढ़ा है उसके 72 में, तो 72 अपना बेस आ जाएगा, 72 में कितना बढ़ा है अपना 15.8, तो मुझे इसी की वैल्यू फाइंड करनी है परसेंटेज में। अब देखो 72 का 15.8 मुझे यहाँ पे फाइंड करना है ना। अब कैसे फाइंड करेंगे, अपने अगर सारे ऑप्शन देखोगे ना तो सारे ऑप्शन लगभग 20% के बराबर है। तो अगर मैं 72 का 20% निकालूं, जो कि 20% होगा कितना, देखो 10% इसका कितना होगा 7.2, 10% निकालना बहुत आसान है, केवल 10 से डिवाइड कर दो। और अगर मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो मुझे 20% की वैल्यू मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी, जो कि कितना आएगा 7 2 14, 14.4 मिल जाएगा। अगर मैं उसका 20% निकालता हूँ 72 का, तो 14.4 आ रहा है।
लेकिन मुझे तो 15.8 चाहिए। तो जाहिर सी बात है 20% से तो ज़्यादा ही आएगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। और कितना ज़्यादा चाहिए मुझे भाई, 0.6 अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ तो 15 तक पहुँच जाएगी, फिर 0.8 अगर मैं और ऐड कर दूँ तो यहाँ पे मुझे 15.8 तक मिल जाएगा। इसका मतलब मुझे 1.4 लगभग और इसमें ऐड करना है 20% में, तब जाके मैं 15.8 तक पहुँच पाऊँगा। अब मुझे यही पता करना है 1.4 जो है वो 72 का कितना परसेंट है। देखो ये लगभग इसका दो गुना है। कैसे दो गुना है? अगर मैं 72 का 1% निकालूं, 1% निकालने का मतलब क्या, 100 से डिवाइड कर दो तो 0.72 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब 0.72 का ये लगभग दो गुना है कि नहीं? अगर मैं 0.72 का दो गुना करूं, मतलब मैं अगर 2% निकालूं तो 2% कितना आएगा यहाँ पे, लगभग 1.44। 1.44 से अपना ये जो 1.4 है जो कि हमें चाहिए, है ना, 15.8 बनाने के लिए 14.4 को, तो लगभग 2% मुझे ऐड करना पड़ेगा 20% में। इसका मतलब लगभग 22%। तो लगभग 22% ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो। देखो नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करो एक बार और देखो। ये इतना इंपॉर्टेंट और इतना मतलब एक सॉफ्ट कैलकुलेशन स्किल है, कॉम्प्लेक्स जैसे यहाँ पे आप कैसे करते पूरा निकालते हैं 72 का 15.8 कैसे यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करके। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको वो तरीका बताया जो कि बेस्ट तरीका है, जो कि आपकी कैलकुलेशन में एरर को बिल्कुल जीरो कर देगा। ठीक है, इससे एरर नहीं होती, इससे जो कैलकुलेशन होती है उसको एकदम आसान बना के हम यहाँ पे सॉल्व करें। एक बार और अगर मैं बता दूँ, देखो 72 का मुझे 15.8 निकालना है, कितना परसेंट है। मैंने सारे ऑप्शन देखे 20% के बराबर है, तो अगर मैंने 20% जब निकाला 72 का तो लगभग 14.4 आया, जो कि ईजी है, आप कोई भी निकाल सकते हो। लेकिन मुझे तो 14.4 चाहिए ही नहीं, मुझे तो 15.8 चाहिए, तो मुझे कितना और एक्स्ट्रा चाहिए, लगभग 1.4 एक्स्ट्रा चाहिए और। तो मैं 72 का 1.4 कितना परसेंट होता है निकाल लूँगा और फिर इसमें ऐड कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कितना परसेंट अपना टोटल यहाँ पे 15.8 है 72 का। अब देखो अगर मैं 72 का 1% निकालूं जो कि कितना है 0.72, और 0.72 का ये लगभग दो गुना है। इसका मतलब लगभग मुझे 2% निकालना है, क्योंकि 1% अपना 72 का 0.72 था, है ना। तो अगर मैं 2% निकालूं तो ये लगभग 1.4 आ जाएगा। इसका मतलब मुझे लगभग 2% इसमें ऐड करना पड़ेगा 20%, तभी जाके अपनी वैल्यू जो है वो लगभग 15.8 तक पहुंच पाएगी। इसका मतलब टोटल मिला के 22% जो है 72 का वो 15.8 है, तो लगभग 22%। ऑप्शन नंबर सी ही एक अपना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। अ मैन डोनेट 30% ऑफ हिज वेल्थ ऑन चैरिटी, ठीक है, टू चैरिटी 30% एंड 25% ऑफ द रिमेनिंग wealth to his wife and son respectively. The rest he divides equally between his three daughters. One of his daughters get 42 lakh रुपए as her share. What was the men's total wealth in rupees lakh? देखो सवाल में देखो क्या बोल रखा है, अच्छा सवाल है यहाँ पे। एक जो आदमी है वो अपनी सैलरी का, अपने वेल्थ का, जो भी उसके पास पैसा है उसका 30% वो चैरिटी पे खर्च कर देता है ना। और फिर पूरा बता देता हूँ, 30% वो अपनी वेल्थ का चैरिटी पे खर्च कर देता है। फिर जो रिमेनिंग है, यहाँ पे रिमेनिंग वाला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है ना, रिमेनिंग को भूल मत जाना। तो जो रिमेनिंग है उसका 30% एंड 25%, एंड लिखा है ना तो मुझे प्लस करना पड़ेगा, तो 55% वो रिमेनिंग का किस पे खर्च कर देता है, अपने वाइफ को दे देता है और सन को दे देता है। फिर जो भी उसके पास बचा, द रेस्ट ही डिवाइड इक्वली बिटवीन हिज थ्री डॉटर, जो भी उसके पास बचा वो अपने डॉटर्स, तीन डॉटर्स हैं उनको उनको इक्वली डिवाइड कर देता है। देन वन ऑफ हिज डॉटर, मतलब उसकी एक डॉटर है जो 42 लाख रुपए। इसका मतलब पता है, एक डॉटर अगर 42 लाख रुपए मिल रहे हैं ना एक डॉटर को, तो तीनों डॉटर को 42 लाख रुपए मिल रहे हैं, क्योंकि इक्वली वो शेयर करता है ना अपने डॉटर्स, तीनों डॉटर्स के बीच में। देन व्हाट इज द मेंस टोटल वेल्थ, तो मुझे मेंस की टोटल वेल्थ कितनी थी वही बताना है, वो भी मुझे लाख में बताना है। अब यहाँ से देखो, मुझे तो पता नहीं उसकी इनकम होगी कितनी, तो मैं 100% मान लूंगा कि उसकी इनकम कितनी थी, 100%। अब 100% में से वो 30% वेल्थ जो है वो चैरिटी को दे देता है। इसका मतलब मैं इसमें से 30% माइनस कर दूंगा, क्योंकि 30% क्यों, क्योंकि वो चैरिटी में दान कर देता है। तो जब मैं उसमें 30% माइनस कर दूंगा तो 100 का डायरेक्टली 30% 30 ही होता है। तो 30% जब इसमें माइनस कर दूंगा तो बचा कितना अपना 70%। तो 70% अब उसके पास बच गया, तो उसका वो 30% एंड 25% ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग क्या है अपना यहाँ पे 70%, 70% का 30% एंड 25% जो कि कितना हुआ 55%, वो अपनी वाइफ और सन को दे देता है। अगर मैं 70 का 55% निकालूं, देखो 55% निकालने का मतलब ये नहीं कि आप इसकी 55 से मल्टीप्लाई करने लगो परसेंटेज से फिर डिवाइड करने लगो 100 से, नहीं। आप इसकी ब्रेक करके निकालो ना, पहले 50% निकाल लो फिर बाद में 5% निकाल लेना। 50% निकालना बहुत आसान होता है मेरे लिए, हाफ कर दो सीधा, तो 70 का हाफ कितना होता है 35। 5% निकालने का मतलब 7 5 जा 35, 35 को आप 100 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे देखो 7 5 जा 35 मतलब 350 आया, 350 मतलब परसेंटेज में फाइंड करना है,
तो 100 से डिवाइड कर दो, डेसिमल में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 3.5। इसका मतलब उसका जो 55% है, 70 का 55% यहाँ पे कितना है 38.5। 38.5 जो रुपीज़ है वो किसको दे देता है, अपने वाइफ और सन को दे देता है। जो भी उसको 70% में से यहाँ पे 38.5% वो किसको दे देता है, अपने वाइफ और सन को। फिर जो बाकी का बचा वो कितना बचेगा, कितना बचेगा अपना, अगर मैं इसमें 1.5 प्लस करूँ तो 40, 40 और 30 70, इसका मतलब 31.5% अब उसके पास बचा। अब रेस्ट ही इक्वली यहाँ पे डिवाइड कर लेना, ठीक है, बिटवीन हिज 3 डॉटर। अब जो भी रेस्ट बच गया, जो ये 31.5% उसकी वेल्थ का बचा है, वो अपने बेटियों में वो डिवाइड कर देता है इक्वली। और कितनी बेटी है, 3, तो मैं यहाँ पे इसको 3 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा इक्वली हर बेटी को कितना मिला है, जो कि कितना मिलेगा यहाँ पे 10.5%। उसकी वेल्थ का 10.5% उसकी हर तीनों बेटी में डिवाइड हुआ है, मतलब हर बेटी को 10 10.5% मिला है, जो कि है कितना 42 लाख रुपए। क्योंकि यहाँ पे यही बोल रखा है ना, वन ऑफ हिज डॉटर गेट 42 लाख रुपए। भाई वन ऑफ हिज डॉटर मतलब उसकी तीनों डॉटर को 42 लाख रुपए मिले होंगे ना, तो किसी भी एक डॉटर को 42 लाख रुपए और किसी भी एक डॉटर को 10.5% मिला है। इसका मतलब 10.5% की वैल्यू 42 लाख रुपए है, तो यहाँ पे 10.5% की वैल्यू कितनी है, 42 लाख रुपए। मुझे फाइंड करना है व्हाट इज द मेंस टोटल वेल्थ, उसकी टोटल वेल्थ कितनी थी, मतलब मुझे लगभग 100% की वैल्यू फाइंड करनी है ना। अब देखो, अगर मैं यहाँ से एक जीरो हटाऊंगा तो यहाँ पे 10 लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरफ अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ, 7 से डिवाइड कर सकता हूँ मैं, बिल्कुल कर सकता हूँ, लेकिन मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा। आप ये देख लो, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 5 कॉमन है, तो मैं यहाँ पे 5 बनाऊंगा। अगर मैं इसको 21 से डिवाइड करूँगा तो 5 बार में जाएगा, 5 बार में, और अगर मैं इसको 21 से डिवाइड करूँ तो 2 बार में जाएगा, ठीक है। और अगर मैं 5 की 20 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 100 मिल जाएगा। इसका मतलब मैं यहाँ पर भी RHS में भी मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 22 जब 40, ये 40 हुआ, और ये 3 2 5 और 6, 6 जीरो एज इट इज़ आ जाएंगे, 6 जीरो एज इट इज़ आ जाएंगे। तो कितना यहाँ पे उसका 100% की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 400 लाख, ठीक है। 6 जीरो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो आएंगे, ठीक है। तो 400 लाख, तो ऑप्शन नंबर 400 लाख ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा, क्योंकि मुझे लाख में बताना है ना। तो 400 लाख भाई, यहाँ पे 5 जीरो तो अपना 1 लाख हो गया, और 400 इंटू 1 लाख मतलब 400 लाख, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 करोड़ रुपए उसकी क्या थी, टोटल वेल्थ थी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सवाल भी। आगे सवाल पे चलते हैं, अगले सवाल पे। रीशु सेव X% of his income if his income increases by 26% and his expenditure increases by 20%, then his saving increases by 50%. What is the value of X? देखो, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल। ये है उन्हीं की तरह सवाल जो भी अभी हम यहाँ पे एक्सपेंडिचर और परसेंटेज सेविंग वाला करते थे, लेकिन यहाँ पे ये इसको अच्छा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाला कंसेप्ट आ गया। जहाँ पर भी एक्स वेरिएबल आ जाता है ना, तो बच्चों को थोड़ी बहुत परेशानी होती है कि उसको सॉल्व करने में, लेकिन हम हैं तो यहाँ पे डरने की क्या बात, मैं बिल्कुल आसानी तरीके से कराऊंगा। देखो, जो रीसू है वो अपनी इनकम का X% खर्च करती है। अगर उसकी इनकम 100 रुपये होगी, भाई मुझे नहीं लगता ये बार बार लिखने की जरूरत है कि जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर जमा सेविंग है। इसका मतलब अगर उसकी इनकम 100 रुपये है तो उसका X% वो सेव करती है। 100 का X% ही होता है। देखो, 100 का कुछ भी परसेंट अगर निकालोगे तो उतना ही परसेंट आएगा, है ना। अगर मैं 100 का 55% निकालूंगा तो 55 ही आएगा, तो 100 का X% अपना X% ही आएगा। अगर वो 100 में से X सेव करती है तो खर्च कितना करती होगी, 100 माइनस एक्स, है ना। आई होप आपको समझ में आएगा। इन दोनों का सम हमारा इनकम के बराबर होता है, तो माइनस का एक्स प्लस का एक्स कट जाएगा, तो 100 इज इक्वल टू 100 बराबर आ गया। तो यहाँ से मुझे पता चल गया उसका इनकम कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है और सेविंग कितना है। अगर उसकी इनकम 26% से बढ़ाई जा रही है, उसकी इनकम 26% से बढ़ाई जा रही है, 26% से अगर मैं उसकी इनकम बढ़ाऊंगा, भाई 100 का 26% 26 ही होता है। इसका मतलब अब उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 126 हो जाएगी, 26% बढ़ के। एंड एक्सपेंडिचर बाई 20%, और उसकी एक्सपेंडिचर को मैं 20% बढ़ा रहा हूँ। देखो, यहाँ पे 100 माइनस एक्स है, और अगर मैं उसका 20% बढ़ा रहा हूँ, 20% यहाँ पे मैं फ्रैक्शन में भी ले सकता हूँ ना, बिल्कुल ले सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे फ्रैक्शन में लूँ इस 20% को बढ़ाने का, भाई 20% के फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/5, अब यहाँ पे बढ़ाया गया तो मैं यहाँ पे प्लस का 1/5 लूंगा, इसका मतलब 6/5 हो जाएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो इसका 6/5 क्या हो जाएगा, उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो जब मैं इस 6/5 के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, जब ये 100 से मल्टीप्लाई होगा 5 से चल जाएगा 20 बार में, 20 की 6 से मल्टीप्लाई होगा 120। तो यहाँ पे उसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 120, और प्लस में यहाँ पे माइनस का आ जाएगा, माइनस का 6/5x आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे उसकी सेविंग कितनी बढ़ाई गई है, देन ही सेविंग इंक्रीज बाई 50%।
उसकी x% उसकी सेविंग थी, उसको भी उसने 50% बढ़ाया है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/2। अब बढ़ाया गया तो यहाँ पे प्लस का 1/2 होगा। इसका मतलब अगर उसकी सेविंग पहले 2 रही होगी तो अब वो 1 बढ़ के 3 हो जाएगी, तो 3/2 उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो सेविंग का यहाँ पे कितना परसेंट बढ़ जाएगा, उसका x का 3/2 गुना हो जाएगा अब। तो ये मुझे अपना पूरा इक्वेशन मिल गया, और एक ही वेरिएबल है यहाँ पे और पूरा एक ही इक्वेशन है, तो मुझे यहाँ से x की वैल्यू ईजिली मिल जाएगा, है ना। देखो अगर मैं 120 को यहाँ पे 126 की तरफ लेकर आऊँ, क्योंकि नंबर नंबर वाले एक साथ ले आओ और वेरिएबल वेरिएबल वाले एक साथ ले आओ, तो वहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पे 126 में से 120 घटाऊँ तो जो कि बचेगा कितना, 6 बचेगा। तो यहाँ से 6 बचेगा ये, और माइनस का 6/5x, और यहाँ पे प्लस का 3x/2। देखो अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूँ, 5×2 = 10 आया, और 5 से अगर मैं 10 को डिवाइड करूँ, 2 6 तो यहाँ पे माइनस का 12x आएगा, और यहाँ पे 5 3 15x, तो यहाँ पे 15x आएगा। तो यहाँ पे कितना है अपना, प्लस का 3x/10। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी बिल्कुल। 3 से मैं यहाँ 2 से डिवाइड कर देता हूँ, और ये जब ये 10 ऊपर जाएगा तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 20। और सवाल में मुझे इसी x की वैल्यू फाइंड करनी थी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, जो कि आई कितनी, 20। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया था ये सवाल। आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा, कैसे करना है, और सवाल भी समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अगले सवाल पे चलते हैं। भानु स्पेंड 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन रेंट। आई थिंक ये वाला सवाल हम कर चुके हैं, भानु वाला, ठीक है ना, क्योंकि भानु वाला, हाँ ना, ये रहा 8वां सवाल अपना है, तो भानु वाला हम कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 तो अपना डन हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता इसको फिर से कराने की जरूरत है। और इसका आंसर अपना 4,000 के आसपास आया था, है ना। एक बात और अगर मैं पूछूँ, इसका 4,000 रुपये सपोज उसकी मंथली सैलरी आई थी, अगर सवाल में मंथली सैलरी की जगह एनुअल सैलरी पूछ लेता तो आप कैसे करते। भाई मंथली सैलरी मतलब 1 महीने की सैलरी, एनुअल सैलरी मतलब 12 महीने की सैलरी, तो मैं इसकी 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 12×4 = 48, तो 48,000 रुपये उसकी क्या हो जाएगी, एनुअल सैलरी हो जाएगी भानु की। ठीक है, तो इस तरीके से भी पूछ सकता है। अगले सवाल पे चलते हैं। सुरभि स्पेंड 75% ऑफ हर इनकम इफ हर इनकम इंक्रीजेस बाय 20% एंड सेविंग डिक्रीजेस, यहाँ पे इंक्रीजेस कर लेना, यहाँ पे इंक्रीजेस, ठीक है। सेविंग इंक्रीजेस बाय 1%, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन हर एक्सपेंडिचर। देखो सुरभि जो है अपनी इनकम का वो 75% क्या करती है, खर्च करती है। भाई हम जानते हैं इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर जमा सेविंग होता है। इसका मतलब अगर उसकी इनकम 100 रुपये होगी ना, तो उसका 75% वो क्या करती है, खर्च करती है। तो 75% उसका एक्सपेंडिचर आ जाएगा, बाकी का बचा वो सेव करती होगी। तो 100 में से अगर वो 75 रुपये खर्च करती है तो बाकी के 25 रुपये वो सेव करती होगी। अब यहाँ क्या बोल रखा है आगे डाटा, इफ़ हर इनकम इंक्रीजेस बाय 20%, अगर उसकी जो इनकम है वो 20% से इंक्रीज करती है। भाई 100 का 20% डायरेक्टली 20 होता है, तो इसका मतलब वो 20 रुपये उसकी क्या है, इनकम बढ़ गई है। ठीक है, यहाँ पे रुपीज़ में, तो 20 रुपये क्या है, उसकी इनकम बढ़ गई है। एंड सेविंग डिक्रीज बाय 1%, और उसकी जो सेविंग है वो कितना परसेंट से इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे इंक्रीज है ये, ठीक है, डिक्रीज नहीं है, यहाँ पे इंक्रीज है। उसकी जो सेविंग है वो 1% से इंक्रीज हुई है। भाई 25 का 1% निकालने के लिए क्या करते हैं हम, डायरेक्टली 100 से डिवाइड करते हैं। तो अगर मैं इसका 1% निकालूं जो कि कितना आएगा, 0.25, इसका मतलब उसकी जो सेविंग है वो 0.25 रुपये बढ़ी है। तो उसका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा होगा, और यही तो मुझे फाइंड करना है। देन द परसेंटेज इंक्रीज इन आर एक्सपेंडिचर, मतलब उसके एक्सपेंडिचर में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। भाई अगर 20 रुपये उसकी इनकम बढ़ी है, 0.25 उसकी सेविंग बढ़ी है, तो एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा होगा, जाहिर सी बात है 19.75, क्योंकि इन दोनों का जो सम होता है ना, एक्सपेंडिचर जमा सेविंग, वो हमेशा इनकम के बराबर होता है। तो इन दोनों का सम हमेशा देखो 20 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब उसकी एक्सपेंडिचर 19.75 रुपीज़ से बढ़ जा रही है 75 में। अब मुझे इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। देखो पहले उसकी एक्सपेंडिचर थी 75 रुपये, उसमें वो 19.75 उसकी बढ़ जा रही है। यही आ गया अपना फ्रैक्शन। अब मुझे इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और ये 100 से मल्टीप्लाई होकर इसकी दोनों पॉइंट जो यहाँ पे काट देगा ये, ठीक है। अब यहाँ से कुछ कट रहा है तो काट लो। देखो 25×7 = 175 होगा। यहाँ पे कितना बचा अपना, यहाँ पे अब बचा अपना 22, 25×9 = 225, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना, 25×3 = 75, ठीक है। और देखो मैं जानता हूँ 26×3 = 78 होता है, तो ये लगभग 26.33 आएगा, और 26.33 लगभग 27 के आसपास है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका मतलब जो परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है उसके एक्सपेंडिचर में वो क्या है, 27 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। द एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी इंक्रीजेज बाय 25%, देन इंक्रीजेज बाय 30%, देन फर्दर डिक्रीजेज बाय 20%, द ओवरऑल परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर।
यहाँ पे देखो ये सक्सेसिव का सवाल है, पहले उसने 25% से इंक्रीज किया है, फिर 30% से इंक्रीज किया है, फिर उसने 20% से डिक्रीज किया है। ओवरऑल परसेंटेज चेंज पूछना है मुझे, एक्सपेंडिचर में मतलब इसने पूछा है, मुझे बताना है। देखो यहाँ पे पहले उसने x% से बढ़ाया अगर, फिर उसने y% से बढ़ाया, फिर उसने z% से बढ़ाया, तो ये क्या होता है, ये सक्सेसिव चेंज होता है। मतलब पहले मैं कुछ परसेंट से बढ़ा रहा हूँ, फिर जो आया फाइनल उसको मैं कुछ परसेंट से बढ़ा रहा हूँ, फिर उसको कुछ परसेंट से बढ़ा रहा हूँ, तो ये अपना सक्सेसिव चेंज होता है। इसका डायरेक्टली फॉर्मूला भी होता है। अगर दो डाटा दिया रहा है, सपोज यहाँ पे दिया रहता है पहले 25% से बढ़ाया फिर 30% से बढ़ाया, तो उसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स प्लस में वाई प्लस में एक्स वाई बटे 100। शायद ये मैं पिछले क्वेश्चन में भी करवा चुका हूँ, ठीक है, इससे पहले भी। और अगर तीन डाटा दिया रहा है, जैसे यहाँ पे तीन दिया रहा है, पहले 25% से इंक्रीज किया गया, फिर 30% से इंक्रीज किया गया, फिर 20% डिक्रीज किया गया, तो यहाँ पे तीन डाटा दे रखा है, तो तीन वाले का जो डाटा वाला फॉर्मूला होता है वो भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो भी लिख लो, एक्स प्लस वाई प्लस में जेड, और फिर दो दो की मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दो, एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स, और यहाँ पे डिवाइड कर दो 100 से, फिर एक बार तीनों की मल्टीप्लाई करके उसको 10,000 से डिवाइड कर दो। तो ये अपना डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना। आप इस वाले फॉर्मूले से भी तीन डाटा का फाइंड कर सकते हो, एक बार इन दोनों का निकाल दो, फिर जो भी इसका आएगा, सपोज के आएगा, फिर के और इसका निकाल दो, वो आ जाएगा अपना दो दो करके पूरा चेंज कितना आया ओवरऑल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है, यहाँ पे ये 25% दे रखा है, यहाँ 30% दे रखा है, यहाँ पे डिक्रीज बाई 20%। यहाँ पे डाटा इतना आसान आसान है कि मैं सबकी फ्रैक्शन वैल्यू ईजिली जानता हूँ, तो इसको हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी कर सकते हैं। भाई उसके एक्सपेंडिचर इंक्रीज की गई है 25% से, और फिर इंक्रीज गई है 30% से, और फिर डिक्रीज गई है 20% से। मैं नहीं जानता उसका एक्सपेंडिचर कितना था, तो मैं मान के चलता हूँ अगर उसका एक्सपेंडिचर पहले ई था, उसमें 25% इंक्रीज किया है। अब इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे करते हैं ये भी देख लो। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, जब भी इस तरीके से आसान परसेंटेज दिया रहे हैं तो आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही यूज़ करो। मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पे देखो 25% से इंक्रीज किया गया है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/4। अब इंक्रीज किया गया तो यहाँ पे मैं प्लस कर दूंगा, इसका मतलब पहले अगर 4 यूनिट रही होगी तो उसकी अब एक्सपेंडिचर 1 बढ़ के 5 हो जाएगी। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा अपना 5/4, है ना। बस ऊपर ये जो +1 होता है ना, वही उसमें प्लस करके ऊपर लिख देते हैं। फिर क्या बोल रखा है, इंक्रीज बाय 30%। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी अपनी, 3/10। भाई 1/10 10%, 3/10 30%। इसका मतलब पहले अगर उसकी सैलरी एक्सपेंडिचर 10 रहा होगा तो अब उसमें 3 बढ़ के 13 हो जाएगा। इसका मतलब उसके मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा अपना, 13/10 आएगा। देन फर्दर डिक्रीज बाय 20%, फर्दर उसकी जो एक्सपेंडिचर है उसको 20% से डिक्रीज किया गया है। 20% से इस बार डिक्रीज किया गया है, 20% से डिक्रीज का मतलब इस बार कम किया गया है, तो यहाँ पे मैं माइनस लिखूंगा। और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं 1/4, 1/5, है ना। तो 5 थी अगर उसकी यूनिट पहले एक्सपेंडिचर, तो अब वो उसमें से 1 माइनस होकर 4 हो जाएगा। इसका मतलब 4/5 इसके क्या आएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली 4/5 से इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये टोटल अपना जो है एक्सपेंडिचर में चेंज आएगा। देखो देखो 4/5 से 5/4 कट जाएगा बिल्कुल। अब उसके एक्सपेंडिचर पहले अगर उसका एक्सपेंडिचर था तो उसका अब 13/10 हो गया। 13/10 का मतलब पता है क्या है, 10 से 13 हो गया। 10 से कितना बढ़ा है अपना 3, और यहाँ पे 10, तो ये कितना हो जाएगा 30%। इसका मतलब उसके एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आया है, 30% हो गया। भाई 13/10 कितना होता है, 130% होता है ना, 130%। इसका मतलब पहले उसकी जो एक्सपेंडिचर अगर 100% था, तो अब उस 100% का 130% हो गया। 130% का मतलब वो 30% से बढ़ गया, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। The sum of salaries of A and B together is 45,000. A spend 85% of his salary and B spend 70%. यहाँ पे spend कर लेना, ठीक है, यहाँ पे spend. B spend 70% of his salary. If now their savings are same, then what is B salary? देखो यहाँ पे वही वाला सवाल है जो मैंने क्वेश्चन 2 में करवाया था। क्वेश्चन 2 या फिर स्टार्टिंग में मैंने एक ऐसा सवाल करवाया था कि जो सम है सैलरी का ए और बी का, वो 45,000 के आसपास है। ठीक है, 45,000 के आसपास क्या, 45,000 ही है। और ए जो है वो 85% सैलरी का खर्च करता है और बी जो है 70% खर्च करता है। लेकिन उनका जो सेविंग है ना वो सेम है, सेविंग जो है उनका सेम है। इसका मतलब दोनों की सेविंग को मैं सेम कर दूंगा। अगर ए जो है वो 85% खर्च करता है अपने अमाउंट का, तो 15% वो सेव करता होगा, और यही 15% ऑफ ए
सेविंग ऑफ बी के बराबर होगा। सेविंग ऑफ बी कितना है, देखो अगर वो 70% खर्च करता है तो 30% वो बचाता होगा, इसका मतलब बी के 30% के बराबर है वो, ठीक है। अब यहाँ से मुझे रेशो पता चल जाएगा, रेशो से मैं यहाँ पे यहाँ पे 2 दे रखा है, इस वाले डाटा का यूज़ करके पता कर लूँगा जो सवाल में पूछ रखा है, जो कि पूछ रखा है बी की सैलरी। देखो फाइंड करते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 15 से चल जाएगा 2 बार में, तो यहाँ से ए रेशो बी कितना आ जाएगा, अगर मैं बी को यहाँ नीचे लाऊँ तो ए रेशो बी अपना कितना हो जाएगा 2/1। 2 के नीचे यहाँ पे ये कुछ नहीं है, 1 ये नीचे जाएगा 2/1 हो जाएगा, इसका मतलब ए रेशो बी कितना है अपना 2:1। अब मुझे इन्हीं का जो सम दे रखा है, सम ऑफ सैलरीज ऑफ ए एंड बी टुगेदर इज 45,000, मतलब इन दोनों का सम यहाँ तो ये रेशो में है, अगर मैं इसका सम करूँगा जो कि कितना है 3 यूनिट, इसी 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 45,000। अब मुझे क्या फाइंड करना है, व्हाट इज बी सैलरी, बी की सैलरी कितनी है 1 यूनिट, तो मुझे 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो अगर मैं इस 45,000 को 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू पता चल जाएगी, और इसी 1 यूनिट की वैल्यू मुझे पता करना है, तो 3 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा जो कि कितना आएगा 15,000, तो बी की सैलरी कितनी आ गई 15,000, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल अपना क्या है, माधुरी स्पेंड 80% ऑफ हर सैलरी एंड सुषमा स्पेंड 90% ऑफ हर सैलरी, बट द सेविंग ऑफ बोथ आर इक्वल। फाइंड द इनकम ऑफ सुषमा इफ द सम ऑफ देयर इनकम इज ₹10,000। ये भी बिल्कुल सेम ही सवाल है, वहाँ पे उनका जो सेविंग है वो बिल्कुल सेम है, इक्वल है, तो यहाँ से आप पता कर लोगे सुषमा की इनकम क्या है। तो इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क सवाल है, बिल्कुल सेम जो अपना 17वां वाला क्वेश्चन था उसी से बिल्कुल सेम मिलता जुलता सवाल है ये। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना, तो ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट में बताना, मैं सारे कमेंट रिव्यू करता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर आपके लिए होमवर्क है। कुमार सैलरी इज 30,000 पर मंथ, ही स्पेंड 25% ऑफ दिस ऑन फूड एंड रेंट and 20% of the remaining on education, but he pay 5% of the total salary on paying the income tax and save rupees 8,000. After all these three deduction, what is the amount in rupees available with him after his saving? देखो बहुत ही अच्छा सवाल है ये, ठीक है। प्री से ऊपर का ही लेवल है और मेंस से तो नीचे का ही लेवल है, ठीक है। मेंस में इतना इजी भी नहीं पूछता, लेकिन हाँ डाटा थोड़ा सा घुमा फिरा के यहाँ पे दे रखा है, लेकिन है भी वो भी बहुत इजी। अभी जब मैं आपको सवाल करवाऊंगा ना तो आपको लगेगा हाँ कुछ नहीं था इसमें, तो मैं इसको प्री और मेंस के बीच वाले में फाइंड मतलब रख सकता हूँ, ठीक है। मतलब प्री में भी आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है। अब देखो यहाँ पे कुमार की जो सैलरी है वो 30,000 रुपये है। अभी इसको छोड़ दो क्योंकि आगे जितना भी डाटा दे रखा है ना वो परसेंटेज में दे रखा है, यहाँ 25%, यहाँ 20%, फिर यहाँ 5%। तो मैं मान के चलता हूँ अगर कुमार की सैलरी 100% थी ना, तो उसमें से वो 25% किस पे खर्च कर देता है, फूड पे और रेंट पे। तो 25% अगर वो फूड और रेंट पे खर्च कर देता है तो कितना पास उसके पास बचा, भाई 100 का 25% 25 ही होता है, तो 100 में से अगर मैं 25% घटा दूंगा तो 75 रुपये बचा, तो इसका मतलब अब उसके पास कितना बचा 75। 20% ऑफ द रिमेनिंग और एजुकेशन, रिमेनिंग ही तो है भाई, 25% फूड और रेंट पे खाने के बाद रिमेनिंग उसके पास 75 रुपये बचा। 100 का 25% माइनस करने के बाद 75 बचा। 75 का 20%, रिमेनिंग का 20% वो एजुकेशन पे खर्च करता है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। इसका मतलब वो 75 का 1/5 किस पे खर्च करता है, एजुकेशन पे। तो जब मैं इसका 1/5 करूँगा जो कि 15 आएगा, इसका मतलब 75 में से 15 यूनिट वो किस पे खर्च करता है, एजुकेशन पे। तो अब उसके पास कितना बच जाएगा, 60 बच जाएगा, 60 यूनिट, 60%। बट ही पे 5% ऑफ हिज टोटल सैलरी, टोटल सैलरी उसकी कितनी थी 100%। देखो यहाँ पे क्या बोलता था 20% ऑफ रिमेनिंग, तो यहाँ पे मैं रिमेनिंग का 20% निकालता था जो कि 1/5 करके आया, लेकिन यहाँ बोला है 5% ऑफ द टोटल सैलरी। टोटल सैलरी मतलब 100% का टोटल सैलरी, ठीक है। 100% का 5%, 100% का 5% तो 5% ही होता है। तो 5% वो किस में पे करता है, इनकम टैक्स में, और फिर उसके बाद वो सेव करता है 8,000 रुपये। अगर वो 5% खर्च करता है इनकम टैक्स में तो 60% में से मैं डायरेक्टली माइनस कर दूंगा 5%। ये पहले मैंने क्यों नहीं किया, पहले अगर मैं कर देता ना तो यहाँ पे 95% आता, फिर 95% का 25% निकालता जो कि मेरे सवाल के अकॉर्डिंग होता ही नहीं, तो इसलिए मैंने इसको पहले नहीं किया और पहले करना भी नहीं है। जिस ऑर्डर में सवाल में बोला है उसी ऑर्डर में आप करो तो अच्छा होता है, ठीक है। तो 60% में से जब मैंने 5% माइनस किया तो अब कितना बचा उसके पास 55%। तो 55% उसके पास टोटल अमाउंट अभी बचा है, और वो अलग से कितना 8,000 रुपये भी सेव करता है, ठीक है। तो ये उसके पास टोटल अभी अमाउंट बचा है। मुझे फाइंड करना है आफ्टर ऑल दिस डिडक्शन वॉट इज द अमाउंट इन रुपीज अवेलेबल विद हिम आफ्टर हिज सेविंग। मतलब ये तीनों डिडक्शंस के बाद, ये अपना फूड और रेंट पे, और यहाँ पे एजुकेशन पे, और ये इनकम टैक्स, इन सभी के देने के बाद, और 8,000 भी मैं उसमें से निकाल दूँ, बोला था ना आफ्टर हिज सेविंग, तो उसके पास कितना रुपये अमाउंट बच जाएगा।
ठीक है। तो अभी देखो उसके पास टोटल 55% है, 55% है, मैं यहाँ से तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ये बताना है खर्च करने के बाद और ये 8,000 निकालने के बाद उसके पास कितने रुपए बच जाएंगे। भाई खर्च करने के बाद खर्च कितना किया है उसने, 45% खर्च किया है ना। और यहाँ पे जो स्टार्टिंग में दे रखा है ना 30,000, ये 100% उसकी सैलरी है। 100% में से वो 45% खर्च कर देता है। खर्च कितना करता है, 45%, और किसका, 30,000 का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ पे 55% प्लस 8,000 है, लेकिन मुझे बताना क्या है कि वो खर्च करने के बाद और 8,000 निकालने के बाद उसके पास कितना बचा। भाई उसने खर्च कितना किया और 8,000 दोनों को मैं माइनस कर दूंगा 30,000 में, तो मुझे पता चल जाएगा कितना उसके पास अभी बचा है। तो 45% उसने खर्च किया है, परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा, 45 या 135, इसका मतलब यहाँ पे 13,500 रुपये उसका क्या आ जाएगा, खर्च आ जाएगा। उसने कितना खर्च किया है, मतलब 45,000 खर्च किया है। तो मुझे क्या बताना है, व्हाट इज द अमाउंट इन रुपीज अवेलेबल विद हिम आफ्टर सेविंग, सेविंग के बाद भी, इसका मतलब मैं सेविंग को भी माइनस करूंगा, तो 8,000 भी यहाँ पे मैं प्लस कर दूंगा। और फिर जो भी ये टोटल आएगा, जो कि कितना आएगा, 13 8 21, 21,500। तो 21,500 उसका टोटल स्पेंड और सेविंग मिला के आया, उसको मैं 30,000 में से माइनस कर दूंगा। तो मुझे पता चल जाएगा अब उसके पास कितना अमाउंट है स्पेंड और सेविंग का निकालने के बाद। तो जब मैं 30,000 में से 21,500 निकाल दूंगा, कितना आएगा, 8500। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार इस सवाल को पीछे करके देखो, बिल्कुल ईजी तरीके से मैंने समझाया, इससे ईजी तरीका नहीं हो सकता इसको। अगर आप सवाल को समझ गए ना क्या बोला है, तो सॉल्यूशन तो आप इजीली समझ ही जाओगे। आगे चलते हैं इसी के साथ। द इनकम ऑफ राजू इज 20% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर इफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाई 60% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई 70%, देन बाई वॉट परसेंट डज हिज सेविंग इंक्रीज और डिक्रीज। देखो सवाल में क्या बोला है, पहले आप सवाल को समझो। जो इनकम है राजू की वो 20% ज़्यादा है उसके एक्सपेंडिचर से। यहाँ पे एक्सपेंडिचर से उसकी इनकम कंपैरिजन की गई है। वही मैं जानता हूँ इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर जमा सेविंग। अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर जो भी होगा ना उससे 20% ज़्यादा उसकी इनकम है। तो यहाँ पे मैं इजीली मान के चलता हूँ, अगर उसका एक्सपेंडिचर 100 होगा, 100 का 20% 20 होता है, तो उसकी इनकम उससे 20% ज़्यादा है उसके एक्सपेंडिचर से। एक्सपेंडिचर उसका 100 है, 100 का 20% 20, इसका मतलब उसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 20% ज़्यादा, मतलब 120 हो जाएगा। अगर उसकी इनकम 120 है, जिसमें से वो एक्सपेंड करता है 100 रुपये, तो बाकी के बचाव सेविंग, उसकी सेविंग हो जाएगी 20 रुपये। ठीक है। इफ़ हिज इनकम इंक्रीजेज बाई 60%, अगर उसकी जो इनकम है वो 60% से इंक्रीज की जा रही है। देखो 60%, इसका 60% कितना होता है भाई, परसेंटेज से ये दोनों जीरो कट जाएगा, 12 6 72, तो उसकी इनकम कितनी बढ़ी है, 72 रुपये बढ़ी है। एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई 70%, और उसकी जो एक्सपेंडिचर है वो 70% बढ़ती है। भाई 100 का 70% 70 ही होता है, इसका मतलब उसका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है, 70 बढ़ा है। अब मैं जानता हूँ इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर जमा सेविंग। जब उसकी इनकम 72 रुपये से बढ़ी है, एक्सपेंडिचर अगर 70 रुपये से बढ़ी है, तो उसकी सेविंग जाहिर सी बात है 2 रुपये से बढ़ेगी ना, तभी इन दोनों का सम करूंगा तो इनकम के बराबर आएगा। और मुझे क्या बताना है, बाई वॉट परसेंटेज डज ही सेविंग इंक्रीज और डिक्रीज, उसकी सेविंग कितने परसेंट से बढ़ी है और या फिर घटी है। देखो यहाँ पे घटी तो है नहीं, तो डिक्रीज वाले तो सारे ऑप्शन कट जाएंगे। तो यहाँ पे ये 2 रुपये बढ़ी है तो इंक्रीज आएगा, और किस में बढ़ी है, 20 में बढ़ी है, तो 20 मेरा बेस वैल्यू आ जाएगा, और उसमें बढ़ा कितना है 2। बस मुझे इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 25 जा 100, 5 2 जा 10, इसका मतलब 10% उसमें इंक्रीज किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। इसी के साथ अब अपने अगले सवाल पे चलते हैं। अ फैमिली स्पेंड 8% ऑफ इट्स मंथली इनकम ऑन चैरिटी इन अ पर्टिकुलर मंथ। अ फैमिली स्पेंड 12% ऑन चैरिटी, वॉट वॉज द इनकम इन दैट मंथ। देखो एक फैमिली है जो कि 8% अपने मंथली इनकम का वो चैरिटी पे खर्च करती है ना। लेकिन किसी भी विशेष मंथ में, किसी भी विशेष महीने में, पर्टिकुलर मंथ में, एक किसी भी महीने में वो 1,200 रुपये खर्च करती है चैरिटी में। तो उसका इनकम बताना है। देखो 8% वो चैरिटी पे खर्च करती है, यहाँ पे रियलिटी में बता रखा है कि उसने कितना खर्च कर रखती है। तो 8% की वैल्यू दे रखी है 1,200, तो मुझे यहाँ पे 100% की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे फाइंड करना है व्हाट वाज द इनकम इन दैट मंथ। इनकम इन दैट मतलब 100% की वैल्यू, तो मुझे यहाँ से 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो 8 से ये चला जाएगा, कितने बार में जाएगा, 15 8 120, इसका मतलब 150 बार में चल जाएगा। और मुझे 100% की वैल्यू फाइंड करनी है, ये तो 1% की वैल्यू आ गई, मुझे 100% की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं जब 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे 100% की वैल्यू पता चल जाएगा, जो कि उस महीने में उसकी सैलरी होगी। तो कितनी हो जाएगी, 15,000। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इस सवाल भी समझ में आएगा, कुछ नहीं था इस सवाल में। अगले सवाल पे चलते हैं। द सम ऑफ सैलरी ऑफ ए एंड बी इज 43,000। ए स्पेंड 95% ऑफ इस सैलरी एंड बी स्पेंड 80%। आई थिंक ये वाला सवाल कर चुके हैं, जिसका आंसर 34,400 आया था। ठीक है, तो ये तो रिपीट है और ये डन हो चुका है। ठीक है,
और मुझे नहीं लगता इसको फिर से कराने की ज़रूरत है। आप इसको वीडियो को पॉज़ करके एक बार फिर से करो, है ना, ताकि पता चले आप कितना पानी में हो। आपको पता तो चले कि आप जो भी यहाँ पे पीछे सवाल करते आ रहे हो वो आपके दिमाग में बैठ भी रहा है कि नहीं, उस वो आपको आ भी रहा है कि नहीं, कुछ सीख भी रहे हो कि नहीं। इसीलिए तो मैं इस क्लास की पीडीएफ भी दे देता हूँ, जो कि जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ से आप जाके डाउनलोड करके ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनकी एक बार और प्रैक्टिस कर सकते हो। इसलिए मैंने पीडीएफ डायरेक्टली इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और इसकी प्रैक्टिस आप एक बार और कर लेना, तो आपकी प्रैक्टिस और भी मजबूत हो जाएगी। तो इसी के साथ हम अगले सवाल पे चलते हैं। अब फैमिली स्पेंड 8% ऑफ इट्स मंथली चैरिटी ऑन, भाई ये तो बिल्कुल सेम सवाल आ गया ना, जिसका 15,000 आंसर था अभी। क्वेश्चन नंबर 21 वाला ये है, तो ये भी डन हो चुका है अपना। तो क्वेश्चन नंबर 23 भी अपना डन हो चुका है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ, ये वाला सवाल देखो। इफ द टैक्स ऑन कॉमोडिटी इज डिमिनिश्ड बाई 20% एंड इट्स कंजम्पशन इंक्रीजेस बाई 15%, देन द रेवेन्यू डिक्रीजेस बाई। देखो यहाँ पे रेवेन्यू पूछ रखा है। यहाँ पे रेवेन्यू किस पे डिपेंड कर रहा है? यहाँ पे जो रेवेन्यू डिपेंड करेगा वो टैक्स पे डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे टैक्स दे रखा है। टैक्स उसका डिमिनिश किया गया है 20% से और कंजम्पशन इंक्रीज किया गया है 15% से। तो यहाँ पे टैक्स गुना कंजम्पशन पे उसका रेवेन्यू क्या है, इंक्रीज होगा। ठीक है, मतलब टैक्स गुना कंजम्पशन पे उसका जो रेवेन्यू है वो डिपेंड करेगा। देखो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें जो फॉर्मूला होता है, इस तरीके का फॉर्मूला वो लगभग हर सवाल से सवाल तो सवाल बदलते रहता है, और वो बदलता रहता है। वो आप कैसे पहचानोगे, कैसे निकालोगे फॉर्मूला? कॉमन सेंस से। अगर मैं आपसे पूछूं एक खिलौना 5 रुपए का है और आपके पास 50 खिलौना है, 50 खिलौने आपने बेचे 5 रुपए के हिसाब से, तो टोटल आपके पास कितना रेवेन्यू आया? ये क्या आपको बताने की जरूरत है ये बार बार? नहीं, ये तो आप कॉमन सेंस से निकालोगे ना। तो इतना तो आपको बेसिक आना चाहिए, ये बेसिक स्किल है, कॉमन सेंस है ये। तो ये भी अपना कॉमन सेंस वाला सवाल है, फॉर्मूला है। बस आपने एक बार फॉर्मूला निकाल लिया, उसके बाद सवाल आपकी मुट्ठी में है। If the tax on a commodity is diminished by 20% and consumption increase by 15%, तो रेवेन्यू उसका कितना परसेंट डिक्रीज हुआ? मतलब उसका टैक्स अगर 20% डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब पहले अगर उसका टैक्स 100 रुपये था ना, तो अब वो 20% से डिक्रीज होके 80 हो जाएगा, है ना। देखो सवाल में यहाँ पे जो परसेंटेज दे रखा है ना बहुत ईजी दे रखा है, तो मैं इसको फ्रैक्शन से भी कर सकता हूँ। यहाँ पे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है अपनी? 20% की फ्रैक्शन प्लस नहीं होगा, यहाँ पे डिमिनिश मतलब माइनस, घटाना, कम करना। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। इसका मतलब पहले अगर उसका टैक्स 5 रुपये रहा होगा ना, तो अब वो 4 हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली में रेवेन्यू 1 से रेवेन्यू 2 में मुझे फाइंड करना है ना, तो यहाँ पे टैक्स 1 और यहाँ पे T2 इंटू C2 में मुझे यहाँ पे एक्चुअली में कंपैरिजन निकालना होता है। तो T1 इंटू C1 उसका रेशो निकालना होता है T2 इंटू C2 से। तो मुझे पता चल जाएगा पहले रेवेन्यू और दूसरे रेवेन्यू में कितना परसेंट चेंज आया है। तो यहाँ पे पता चल जाएगा ना कितना परसेंट डिक्रीज आया। तो T1 उसका कितना था? 5 था। अगर भाई टैक्स पहले 5 था टैक्स, तो अब उसका टैक्स कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कंजम्पशन क्या किया गया? कंजम्पशन में कितना चेंज किया? कंजम्पशन उसका इंक्रीज किया गया है 15% से। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है अपनी? 3/20। इसका मतलब पहले अगर उसका कंजम्पशन 20 यूनिट था तो अब वो 3 बढ़ के 23 हो जाएगा। तो पहले अगर उसका कंजम्पशन मतलब C1 की वैल्यू अगर 20 है तो वो बढ़ के कितनी हो जाएगी अपनी? 23 हो जाएगी। तो ये मुझे पता चल गया अपना रेवेन्यू का टोटल रेशो पहले और बाद का। 20 × 100 और यहाँ पे 2300 का 92। इसका मतलब उसके रेवेन्यू में कितना चेंज आया? ये जो भी चेंज आया ना वो रेवेन्यू में चेंज आया अपना। तो 100 से 92 हो गया, कितना परसेंट घट गया? 100 में देखो जो भी चेंज आता है डायरेक्टली परसेंटेज में आता है, तो यहाँ पे 8 यूनिट से घट गया, और 100 का 8% होता है। तो 8% से उसका जो रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। इसी के साथ हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। द प्राइस ऑफ राइस इज डिक्रीज बाई 25% एंड देयर फोर अ पर्सन कैन परचेज 30 kg मोर राइस विद द सेम एक्सपेंडिचर। बहुत ही अच्छा सवाल है, ये आखिरी सवाल है अपने आज के सेट का। इफ द एक्सपेंडिचर इज ₹5400 देन व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द राइस पर केजी। देखो पहले आप सवाल में समझो, एक प्राइस जो है चावल की जो प्राइस है उसको 25% अगर मैं कम कर दूं तो उतने ही एक्सपेंडिचर में, जो कि 5400 था, विद द सेम एक्सपेंडिचर। मतलब एक मैं बेसिक से एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। जैसे मैं पहले 100 रुपये किलो चावल खरीदता था, है ना। 100 रुपये में लेके गया दुकान पे, 20 रुपये किलो चावल था, तो मुझे 20 रुपये किलो चावल था तो मुझे 5 किलो चावल मिला। ठीक है, इस बार भी मैं 100 रुपये लेके गया, लेकिन इस बार जो मेरा चावल का प्राइस है वो 50 रुपये हो गया। तो अब जब मैंने उसका 50 रुपये कर दिया, जब प्राइस उसका 50 रुपये हो गया, तो मुझे कितना किलो चावल मिलेगा? 2 किलो चावल मिलेगा। सेम एक्सपेंडिचर है, लेकिन जब मैंने प्राइस बढ़ा दिया तो कंजम्पशन मेरा कम हो गया। समझ में आ रहा है ना? जब प्राइस बढ़ गया
और उतने ही पैसे में मुझे अब सामान कम मिलेगा। अगर प्राइस कम हो जाएगा तो सामान ज़्यादा मिलेगा उतने ही पैसे में। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो यहाँ पर यही बोला गया है, अगर उसका प्राइस है चावल का 25% से कम हो गया है ना, तो उसका जो परचेज परचेज मतलब कंजम्पशन उसका 30 किलो से बढ़ जाएगा, अगर उसने अपना एक्सपेंडिचर नहीं बदला तो। देखो ये ऐसे वाले सवाल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस गुना कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, प्राइस मतलब कीमत, और कंजम्पशन मतलब उसने कितना कंज्यूम किया। भाई कितना उसने कंज्यूम किया कितने प्राइस से, तो दोनों की जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना मैंने सामान खरीदा कितने रुपए से, तो वो उसका पता चल जाएगा टोटल उसका खर्चा। तो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस गुना कंजम्पशन। अब यहाँ देखो, यहाँ पे बोल रखा है सेम एक्सपेंडिचर। जब भी यहाँ पे सेम एक्सपेंडिचर वाला कंसेप्ट आ जाए ना, देखो एक बार यहाँ पे आप समझो पहले। यहाँ पे देखो, जब भी यहाँ पे सेम एक्सपेंडिचर रहेगा ना, तो उसका जो प्राइस और कंजम्पशन वाला जो रेशो है वो रिवर्स रेशो में चेंज होता है। यहाँ पे अगर आप रेशो निकालोगे तो 2:5 आ रहा है कि नहीं, दोनों को जब मैं 10 से डिवाइड करूँगा, जब यहाँ पे मेरा एक्सपेंडिचर सेम था, एक्सपेंडिचर मेरा बदला ही नहीं, तो जब मेरा प्राइस 2 से 5 हुआ तो कंजम्पशन देखो 5 से 2 हो गया, 5 से 2 हो गया कि नहीं। तो वही रूल यहाँ पर लगेगा, पहले जितना एक्सपेंडिचर था इस बार भी एक्सपेंडिचर इतना ही है। यहाँ पे कंजम्पशन में चेंज नहीं पूछा, बता रखा कि कंजम्पशन अपना 20% से कम हो गया, 30% से कम हो गया, वो मुझे निकालना पड़ेगा इस वाले कंसेप्ट से। समझो इस वाले कंसेप्ट को। अगर नहीं समझ में आ रहा वीडियो को पीछे करो, वीडियो पीछे करने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा फिर से देखने के बाद, तो उस वाले सीरीज में जाओ जो मैंने परसेंटेज की 15 क्लास पढ़ा रखी है। 15 क्लास में वहाँ पे मैंने पढ़ा रखा है कि किस तरीके से आप ऐसे सवाल को सोल्व करोगे। और इवन इस पे मैंने 4-5 सवाल भी कराया है और पूरा कंसेप्ट की डीप में जाके वहाँ पे समझाया है, बिल्कुल जीरो से हीरो तक। ठीक है। हालांकि यहाँ पर भी मैं बिल्कुल टाइम देके समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे जब भी मेरा एक्सपेंडिचर सेम रहेगा तो परसेंटेज और कंजम्पशन में जो रेशो होगा ना वो रिवर्स रेशो होगा। अब यहाँ पे प्राइस का दे रखा है, यहाँ पे प्राइस का क्या दे रखा है रेशो अपना, 25% से डिक्रीज हो गया। 25% से डिक्रीज होने का मतलब क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी अपनी, 1/4 आएगी। और यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब पहले अगर 4 था उसका प्राइस, अब तो वो कितना हो जाएगा, घट के 3 हो जाएगा प्राइस। तो यहाँ पे कंजम्पशन में तो चेंज नहीं रखा, कंजम्पशन में तो केवल ये रखा है 30 kg। 30 kg तो अपनी रियल वैल्यू है, लेकिन मुझे यहाँ पे रेशो वाला चाहिए। अगर मेरा प्राइस 4 से 3 हो गया ना, तो कंजम्पशन मेरा 3 से 4 होगा, तभी अपना यहाँ पे एक्सपेंडिचर दोनों जगह सेम आएगा, 4 3 12 और 3 4 12, तभी तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है विद द सेम एक्सपेंडिचर। तो अगर पहले उसका प्राइस 4:3 था, 4 से 3 हुआ, तो अब उसका कंजम्पशन 3 से 4 हो जाएगा। लेकिन देखो कंजम्पशन, देखो यहाँ पे प्राइस अगर कम हुआ है, 4 से 3 हुआ है, तो कंजम्पशन बढ़ा है कि नहीं, 3 से 4 हो गया है। देयर फोर अ पर्सन कैन परचेज 30 kg मोर राइस विद द सेम एक्सपेंडिचर। भाई पर्सन यहाँ पे 3 से 4 हुआ है, 1 यूनिट बढ़ गया है। अब 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 30 kg है। यहाँ पे बोला है ना जो पर्सन है वो 30 kg ज्यादा खरीद पा रहा है, ज्यादा। पहले अगर वो 3 खरीदता था तो अब वो 4 यूनिट खरीद रहा है, मतलब 1 यूनिट ज्यादा खरीद रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 30 है। तो मुझे क्या फाइंड करना है, देन व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द राइस। तो मुझे ओरिजिनल प्राइस फाइंड करना है। ओरिजिनल प्राइस का मतलब समझते हो, जो उसका पहले प्राइस था। एक तो प्राइस यहाँ पे डिक्रीज की गई है, प्राइस इज डिक्रीज बाई 25%, तो प्राइस डिक्रीज की गई है। लेकिन मुझे डिक्रीज वाली परसेंट प्राइस नहीं बतानी, ओरिजिनल प्राइस बतानी है। ओरिजिनल प्राइस, देखो प्राइस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्राइस निकाल, देखो यहाँ पे प्राइस निकालना है अगर मुझे, तो एक्सपेंडिचर को मैं कंजम्पशन से डिवाइड कर दूंगा। यहाँ पे एक्सपेंडिचर को मैं कंजम्पशन से डिवाइड कर दूंगा। तो एक्सपेंडिचर तो मुझे यहाँ पे दे रखा है सेम था, पहले भी 5400 था, अभी भी 5400 है, तो 5400। मुझे ओरिजिनल प्राइस फाइंड करना है। ओरिजिनल प्राइस मतलब पहले वाला, पहले वाला कितना प्राइस था। तो पहले वाले प्राइस फाइंड करने के लिए मुझे पहले वाले कंजम्पशन पे जाना पड़ेगा। पहले कितना कंज्यूम करता था वो, 3 यूनिट। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 30 kg है तो 3 यूनिट की वैल्यू 90 kg हो जाएगी। तो जब मैं इसको 90 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे ओरिजिनल प्राइस मिल जाएगा, जो कि कितना आएगा अपना 60। तो 60 रुपये प्रति kg उसका क्या आ जाएगा, ओरिजिनल प्राइस। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आ जाएगा। ठीक है। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। एक तरीका और है इसका जो कि बिल्कुल आसान तरीका है। देखो ये तो इसका पहला तरीका था, ये तो इसका क्या था, पहला तरीका था। पहला तरीका क्या था इसका, ये पहला तरीका था। लेकिन दूसरा तरीका एकदम एडवांस तरीका बताता हूँ। देखो दूसरा तरीका क्या है, जो एकदम वन लाइनर सवाल है। पहले एक बार और सवाल को पढ़ो, द प्राइस ऑफ राइस इज डिक्रीज बाई 25%, है ना। आई थिंक बैटरी ज़्यादा ही लो हो गई है, तो वो मैं दूसरा तरीका फिर कभी बताऊंगा, या फिर एक अलग से इसकी सेपरेट वीडियो डाल दूंगा इस वाले कंसेप्ट पे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज की इस वीडियो को मैं, हालांकि ये वाला अपना ये जो था, जो इससे मैंने पहले करवाया सॉल्यूशन, वो भी अपना अच्छा था, है ना। दूसरा वाला तरीका वन लाइनर है, वो मैं इसको फिर कभी और बताऊंगा। बैटरी कुछ ज़्यादा ही लो हो गई है, इसके बाद अगर मैं और भी 5 मिनट यूज़ करूँ तो लैपटॉप बंद भी हो सकता है। ठीक है। तो
आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसका आंसर अपना 60 रुपये प्रति केजी आया। वो क्या कंसेप्ट है, देखो प्राइस अगर 25% से डिक्रीज़ किया गया ना, तो वो 30 केजी ज़्यादा खरीद पा रहा है। वो 30 केजी ज़्यादा क्यों खरीद पा रहा है, क्योंकि 25% मेरा कम किया गया है 5400 का, तो 5400 का 25% ही अपना यहाँ पे 30 केजी के बराबर होता है। ठीक है, बस यही है। और फिर यहाँ से आपका यहाँ पे जो भी आएगा ना वो रिड्यूस प्राइस आता है। यहाँ पे जो भी आता है वो रिड्यूस फाइनल प्राइस आता है। जो भी यहाँ पे रिड्यूस प्राइस आएगा, भाई प्राइस अपना किस में डिक्रीज़ किया गया है, 25% डिक्रीज़ किया है। पहले 4 था तो वो 3 हो गया, तो यहाँ पे रिड्यूस प्राइस आएगा। जो भी आएगा यहाँ पे 3 की यूनिट आएगी। कितना गुना होगा वो मैं 4 से उसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे ओरिजिनल प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस ये होता है। ये जो अपना 3 है रिड्यूस प्राइस है। और जब भी मैं इस तरीके से करता हूँ तो वो रिड्यूस प्राइस होता है। हाँ, अगर आपको समझ में आ गया तो कर लेना, एक बार करके देखना और कमेंट में बताना उसका आंसर क्या है। और नहीं समझ में आया तो मैं बताऊँगा अगले किसी वीडियो में, एक वीडियो सेपरेट इस पर बना के दे दूँगा। तो इसका आंसर वहाँ से भी ऑप्शन नंबर बी ही आएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। और सवाल में कमेंट में यही बताना 25 में से कितने आपके सवाल सही गए, है ना, बिना सॉल्यूशन देखे। तो मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट का। और जो भी मैंने होमवर्क में दिया है सवाल, उसको आपको सॉल्व करना है और कमेंट में उसका आंसर बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नए कंसेप्ट के साथ, और भी नई पीवाईक्यूज़ के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड अपनी कंसिस्टेंसी बिल्कुल लगातार मेंटेन करना कि केवल 6 महीने 1 साल 2 साल की ये जर्नी होती है, फिर उसके बाद पूरी आपकी ज़िंदगी आसान से कटने वाली है। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान के पीछे अगर नहीं भागना चाहते हो तो अभी मेहनत कर लो, है ना। तो मैं तो बस इतना ही कहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।